हेलो एवरीवन। आज हम पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक्सेलरेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने एक्सेलरेशन के पहले स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने जो कल पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा स्पीड के बारे में और हमने पढ़ा वेलोसिटी के बारे में। स्पीड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने लिखा था S/T और इसकी यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड। इसी तरह वेलोसिटी के बारे में हमने देखा था कि ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जिसे सिंबॉलिक हम सेम ऐसा ही S/T के जैसा रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट भी इसकी मीटर पर सेकेंड ही थी। और इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने देखा था, हमने ग्राफ देखे थे, हमने देखा था कि ये वेक्टर क्वांटिटी हैं या स्केलर क्वांटिटीज हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। तो आज हम इसके आगे शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था स्पीड एंड वेलोसिटी के केस में कि कोई बॉडी t1 टाइम पे यहाँ पे होती थी और थोड़े देर बाद t2 टाइम पे वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आ जाती थी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमने इस बॉडी को थोड़े टाइम का इंटरवल दिया, तो हमने पाया कि इस बॉडी ने अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ कर ली, मतलब पोजीशन में इसके चेंज आ गया। और इसी पोजीशन में चेंज को टाइम के साथ रिलेट करने पे हम कह रहे थे कि ये बॉडी की स्पीड है। और अगर इसी में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर ले रहे थे, डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि एक वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन जो है, इससे ज़्यादा डिफरेंस एक्सेलरेशन और स्पीड या वेलोसिटी में है नहीं। जैसे ये स्पीड या वेलोसिटी हमें ये बता रहा था कि पर यूनिट टाइम में बॉडी कैसे अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, एक्सेलरेशन हमें बताता है कि पर यूनिट टाइम में बॉडी अपनी वेलोसिटी को कैसे चेंज कर रही है। समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बॉडी ए पहले पोजीशन P1 पे थी और कुछ देर बाद बॉडी ए पोजीशन P2 पे आ गई। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? अगर आप इसे ध्यान दें, अगर हम पोजीशन P2 माइनस P1 कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये P2 माइनस P1 कुछ और नहीं, हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही होगा। ठीक है, कैसे? अगर पहले हम पोजीशन की बात नहीं करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। इस केस में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा। और इसके अलावा बॉडी और कहीं मूव नहीं कर रही है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, अब हम पोजीशन के डिफरेंस की बात करते हैं। पोजीशन में डिफरेंस कितना है? P1 से P2 पे आया तो हम कहेंगे P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 की वैल्यू कुछ और नहीं, यही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तो हम स्पीड या वेलोसिटी को ये भी कह सकते थे कि ये कुछ और नहीं, ये चेंज इन पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको एक और टर्म हम यूज़ करते हैं इस पूरे सेंटेंस को बताने के लिए। कोई चीज़ अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम उसे कहते हैं कि ये उसका रेट है, मतलब इस रेट से ये चीज़ चेंज हो रही है। अगर स्पीड या वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। किस रेट से, टाइम के साथ किस रिलेशन के साथ ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसे हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो हम क्या कह रहे हैं कि स्पीड जो है
वो कुछ और नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। और अगर इसी में हम प्लस डायरेक्शन को भी कंसीडर करें तो ये अपना वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कोरिलेट करने वाले हैं एक्सेलरेशन को। जैसा कि हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम स्पीड कह रहे हैं, उसी तरह एक्सेलरेशन क्या है। आपने देखा होगा, आप किसी बाइक पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके बाजू में भी कोई बाइक एक मूव कर रही है। मान लीजिए ऐसा अगर कोई पाथ है, ऐसा कोई पाथ है, आप यहाँ पे किसी बाइक पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और बाजू में भी एक और कोई कार या बाइक मूव कर रही है। ठीक, मान लीजिए आपकी स्पीड इस समय 30 किलोमीटर पर आवर है। आपने क्या देखा कि एक कार या बाइक, कोई भी एक व्हीकल जो आपके साथ साथ चल रही थी या पीछे से आ रही थी, वो आपको क्रॉस करके आगे निकल जाती है। फिर आपको लगता है कि ये इसने मुझे पीछे कर दिया, अब मैं इसे पीछे करूँगा। तो इस केस में आप क्या करते हैं, आपके बाइक में राइट हैंड साइड पे, राइट हैंडल पे एक एक्सेलरेटर लीवर होता है, जिसे आप ऐसा रोटेट करते हैं तो आपकी बाइक की स्पीड बढ़ती जाती है। या आपने नहीं भी देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि अगर कोई किसी के साथ रेसिंग कर रहा है तो वो अपनी स्पीड को चेंज करता रहता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? जैसे मान लीजिए इस बाइक वाले को ऐसा लगा कि इस कार को इसे पीछे करना है, तो ये मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहा था और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलता रहे, तो क्या पॉसिबल है कि ये इसे पीछे कर पाएगा? पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि ये तो पहले ही आगे निकल चुका है। और अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलता रहेगा तो इतनी ही डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, अगर ये भी अपने कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो अगर इस बाइक वाले को इसे पीछे करना हो तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इसे अपनी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ करनी होगी, प्लस करनी होगी, बढ़ानी होगी। ठीक, तो इस केस में ये क्या कर रहा है, मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर क्या है, या तो इसकी स्पीड है या वेलोसिटी है। एक प्रैक्टिकल केस में हम मान के चलते हैं कि ये इसकी वेलोसिटी होगी। और अगर इसे इस व्हीकल को पीछे करना है तो अपनी स्पीड को इसे बढ़ानी होगी। मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये बाइक वाला अपनी बाइक को ड्राइव करे तो इसे पीछे कर पाएगा या पीछे करने की कोशिश कर पाएगा। ठीक, तो हमने देखा कि इसने अपनी वेलोसिटी में डिफरेंस लाया, और ये डिफरेंस कुछ और नहीं, एक्सेलरेशन ही है। इसने अपने बाइक के स्पीड को या वेलोसिटी को चेंज किया टाइम के साथ, और इसी को हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा तो हम इसे डिफ़ाइन करते हैं, डेफिनेशन से ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ टाइम। कहने का क्या मतलब, अगर किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो सिंपली उसे हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं। अगर किसी बॉडी की स्पीड
मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर थी, उसने इसमें कुछ भी चेंज लाया, प्लस माइनस कुछ भी चेंज लाया, तो उसे हम क्या कहेंगे कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। अभी हम पहला केस मान के चलते हैं कि इस बॉडी ने अपनी स्पीड को प्लस किया, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने अपनी स्पीड को कुछ ज़्यादा ही किया। तो ये जो चेंज हो रहा है इसकी वेलोसिटी में, उससे ही हम कह रहे हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इस बॉडी में एक्सेलरेशन है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्सेलरेशन क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी में चेंज है विथ टाइम। ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। तो यहाँ से हमने जो चीज़ें देखी वो और नोट करने की कोशिश करते हैं हम। तो हमने क्या पाया कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ measure of change in velocity of a body in per unit time। ठीक है, हमने डिफाइन कर लिया और उसके साथ एक पॉइंट भी ऐड कर लिया कि ये कुछ नहीं है, ये ऐसी एक क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी भी बॉडी की, उससे ही हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं। तो इस डेफिनेशन के थ्रू हम एक फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने स्पीड और वेलोसिटी के केस में देखा था, वैसा ही हम एक्सेलरेशन के केस में देखते हैं कि हम क्या फार्मूला इसके लिए लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम में। तो हम उसको लिख सकते हैं टाइम टेकन, मतलब ये जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कितने टाइम में आया, वही है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे है चेंज इन वेलोसिटी, तो इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। वैसे आप इस बात को जानते हैं ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जितना चेंज हो रहा है तो उसे हम लिख के रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी। हमने क्या कहा कि कितना चेंज हो रहा है। मान लीजिए पिछला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई बॉडी ए है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और इसने अपने आप को एक्सेलरेट किया और यहाँ पे आया और एक्सेलरेट जो किया उसके बाद इसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसने कितना चेंज लाया अपनी वेलोसिटी में। तो अगर हम ये कहें कि उस व्हीकल की इनिशियल वेलोसिटी, अगर 30 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इस केस में चेंज इन वेलोसिटी, हमने आपको बताया था कहीं भी हम ये ट्रायंगल जैसा यूज़ करेंगे जिसे हम डेल्टा कहते हैं, तो उसका मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस केस में अगर इस एग्जांपल के केस में देखें तो ये कितना होगा, 50 माइनस 30 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर। तो इससे ही हम कह रहे हैं कि कितना चेंज आया वेलोसिटी में। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अगर हम और आगे बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये बार बार एक्सेलरेशन इतना लंबा ना लिख के स्मॉल ए लिख के ही अपना काम करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो होगा चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक, तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। और पहले हमने इनको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को भी कुछ टर्म्स दिए हुए थे, जिसमें हम इनिशियल वेलोसिटी को कह रहे थे u और फाइनल वेलोसिटी को कह रहे थे v। तो अब सिंबॉलिक अगर फॉर्मूला हमें बनाना हो तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी v माइनस u डिवाइड बाय t। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देख ली, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लिया। अब हम कोशिश करते हैं इसके यूनिट के बारे में जानने के लिए। हम अभी एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं देखते, हम पहले कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले से यूनिट जनरेट करने की। ठीक है, तो ये v क्या है, ये भी वेलोसिटी है, फाइनल इनिशियल कुछ भी है तो वेलोसिटी। u क्या है, ये भी वेलोसिटी है। इनिशियल फाइनल की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट क्या कर रही है। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट तो हम जानते हैं, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं u माइनस वी। ये जो क्वांटिटी है इसकी मीटर पर सेकंड यूनिट है, और ये जो क्वांटिटी माइनस हो रही है इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। कहने की बात क्या, मान लीजिए यहाँ पे हमारा u एंड v क्या था, v था हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर और u था हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हमने जब माइनस किया तो हमें क्या मिला, 20 किलोमीटर पर आवर। यही बात हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये SI यूनिट है तो मीटर पर सेकंड है, और ये उसी का एक ऊपर की यूनिट है जिसमें मीटर को किलोमीटर हमने लिखा है और सेकंड को आर लिखा है। इसे हम चाहें तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम बस यहाँ पे फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं तो यूनिट पे कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे यहाँ किलोमीटर पर आवर था, यहाँ किलोमीटर पर आवर था, तो डिफरेंस इसका निकालने के बाद किलोमीटर पर आवर ही यूनिट हमें मिलती है। उसी तरह अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो इनको जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी मीटर पर सेकंड में मिलेगी। तो इतनी बात हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि इस पूरे टर्म की यूनिट मीटर पर सेकंड हमें मिलेगी। ठीक है, तो हमने a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी में ये जान लिया कि ये ऊपर वाली टर्म की यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है, और ये नीचे बचा टाइम, तो ये डिवाइड बाय टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड में। तो इसे हम और आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, मीटर, ये सेकंड नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो हमें ओवरऑल क्या यूनिट मिल रही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस टू। माइनस टू कैसे, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम एक और स्टेप अपना क्लियर कर चुके हैं एक्सेलरेशन के केस में। डेफिनेशन देख ली हमने, फॉर्मूला देख लिया हमने, और यूनिट भी देख ली। यूनिट क्या आया इसका, एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसा कि हमने देखा था स्पीड एंड वेलोसिटी के केस में कि स्पीड जो थी वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी, और वेलोसिटी जो थी वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही थी। तो
डिस्टेंस हम पहले ही देख चुके थे कि ये किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो इसलिए स्पीड जो था हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी था। और डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने देखा था कि ये डायरेक्शनल डिपेंडेंट था, और इसी वजह से वेलोसिटी जो था वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी बना था। अब जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि ये कुछ नहीं, चेंज इन वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी का हम पहले ही देख चुके हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई ऐसी क्वांटिटी जो किसी वेक्टर क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है वो अपने आप ही वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, और देखते हैं और क्या इसमें जान सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक ज़मीन का हिस्सा है और इस पे आपने कुछ भी ऐसा इंक्लाइन कोई चीज़ रखी हुई है, और इस पे आपने एक ये बॉल है जिसे आपने यहाँ पे रखा हुआ है हाथ से भी पकड़ के। जिस टाइम पे आप इस बॉल को रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये रोल करते हुए नीचे आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसा। ये तो ही बॉल की अपने एक्सिस पे रोटेशन, और साथ ही इस डायरेक्शन में ये आगे भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप इसे जब देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बॉल है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है यहाँ तक, ये अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा है। स्पीड बढ़ाते जा रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और जब इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसे ही हम कह रहे हैं कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। तो हम लिख सकते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी falling down or rolling down on smooth inclined surface। ठीक है, ये कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है जिस पे कोई एक बॉडी है। यहाँ पे हमने बॉल का एग्जांपल लिया जो इस पे रोल करके नीचे आ रही है। हमने यहाँ पे एक और टर्म यूज़ किया फॉलिंग डाउन, इसे भी हम एक बार एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग है, ऐसी कोई बिल्डिंग है, आप यहाँ पे खड़े होते हैं और आपके हाथ में ऐसा कोई बॉल है जिसे आप ऐसा हाथ आगे बढ़ा के रिलीज़ कर देते हैं। तो आप पाएंगे ये जो बॉल जैसे जैसे यहाँ गिर रहा है, मान लीजिए हम यहाँ साइड से देख रहे हैं इसे, तो हमें यहाँ अगर बॉल ऐसे दिख रही है तो ये इस डायरेक्शन में सीधे नीचे गिरेगी ग्राउंड तक। ठीक है, तो इस केस में भी आप पाएंगे कि ये u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है ज़ीरो से, ज़ीरो क्यों? क्योंकि जब आपने होल्ड किया है उस समय तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन आप जैसे इसे रिलीज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि ये धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हुए ग्राउंड की तरफ नीचे आ रहा है। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और ये वेलोसिटी में चेंज कुछ और नहीं, हमारा एक्सेलरेशन ही है। तो ये एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, और देखते हैं आगे क्या देखा जा सकता है। अब जैसे हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के केस में ग्राफ प्लॉट किया था, वैसे हम एक ग्राफ एक्सेलरेशन के लिए प्लॉट करके देखने की कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ के लिए हमने सबसे पहले दो एक्सिस बनाया, ये ओरिजिन है, इस पे हमने प्लॉट किया टाइम। स्पीड एंड वेलोसिटी के केस में क्या था, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रख रहे थे। क्यों? क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी के केस में क्या, पोजीशन चेंज हो रही थी, मतलब हमें डिस्टेंस मिल रही थी या डिस्प्लेसमेंट मिल रही थी। लेकिन एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा
कि हमें यहाँ पे वेलोसिटी रखनी होगी, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम रखेंगे वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। स्पीड क्या था, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन था। वेलोसिटी क्या थी, इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन था। तो जिन दोनों के बीच का रिलेशन हो उन दोनों के बीच ही हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करने। अब हमने देखा है फॉर्मूले से कि एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और इसके लिए हमने क्या लिखा था कि v माइनस यू बाई टाइम। यहाँ पे अभी कोई भी वैल्यू हमें ज़ीरो नहीं मिल रही थी, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, कुछ तो है, 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी है, ज़ीरो नहीं है। तो हम यहाँ से कब शुरू कर रहे थे, जब अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती। ठीक, हम क्या मान के चल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ज़ीरो नहीं है। ये जो एक्सिस है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं इसका मतलब ज़ीरो वेलोसिटी है, और हमने पहला ही केस क्या कंसीडर किया है कि वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। तो इससे थोड़ा ऊपर कहीं भी हम मान लेते हैं, यहाँ से प्लॉट शुरू करते हैं हम। अब हमने देखा है कि टाइम के साथ धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस केस में हमने देखा था कि कोई भी चीज़ अगर सेम रेट से बढ़ रही है तो उसका ग्राफ हमें एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिलता है, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को, या यूं कहें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। अब हम इससे कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने स्पीड एंड वेलोसिटी में देखा था कि हम ग्राफ में अगर स्लोप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो हम फाइनली क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच के ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर रहे थे तो हमें स्पीड मिल रहा था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच स्लोप कैलकुलेट कर रहे थे तो वेलोसिटी मिल रही थी। उसी तरह वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर हम ये स्लोप कैलकुलेट कर पाएँ, ये थीटा टेन थीटा, तो हमें यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इसका स्लोप कैलकुलेट करें। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें किसी एक पॉइंट पे इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस, हम मान लेते हैं इस टाइम पे हम किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हमें मिला, और इस पॉइंट को हम इधर भी आगे बढ़ाएंगे। मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ सेकंड्स में टाइम है, और वेलोसिटी में भी मान लेते हैं कि ये 10 20 30 40 50 ऐसे कोई वेलोसिटी की यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो कुल मिला के हमें कैलकुलेट करना है टेन थीटा। टेन थीटा हमने पहले भी जाना है कि क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें इस एंगल का निकालना है, तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये राइट एंगल ट्रायंगल पे हम सारा मेजरमेंट लेंगे। अगर हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम दें, ये ओरिजिन का अगर ओ था, इसे हम ए बी सी डी माने, तो टेन थीटा क्या होगा हमारा, बी सी बाय ए बी। ये बी सी की वैल्यू कितनी होगी, सिंस ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होगी। तो अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो हम ये डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे, और ये पैरेलल है तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, तो हम ए डी यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी। तो ए डी अपॉन ए बी, चाहे तो आप यहाँ लिख लें बी सी इक्वल टू ए डी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कुछ और नहीं, टेन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे तो यही आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन।
ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने डेफिनेशन देख ली, हमने इनका ग्राफ देख लिया, हमने इनका फॉर्मूला देख लिया, हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए और हमने ये भी देख लिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के ये डायरेक्शनल डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई और इसीलिए इसे हमने कहा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी चीज़ें और हैं, उन्हें हम देखते हैं। हमने एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला देखा अभी तक? हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था और इसकी यूनिट हमने देखी थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला से हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्हें हम केस वाइज देखते हैं। मान लीजिए केस 1 हमारा ऐसा कुछ है कि ये जो v है और ये जो u है, कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं u इक्वल्स टू, अगर v है तो इस केस में फॉर्मूले में हम पुट करके देखते हैं। u इक्वल्स टू अगर v रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू, इसमें से हम किसी एक को सेम रख सकते हैं, तो v माइनस u इक्वल टू v है तो v रख दिया हमने और डिवाइड बाय t किया, तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो 0 बाय t हो गया। तो ये पूरी ओवरऑल क्वांटिटी जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो गई। तो हमने क्या पाया कि अगर किसी केस में u इक्वल्स टू v है, इसका एक और मतलब क्या निकल रहा है, अगर u इक्वल्स टू v है मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है उस केस में हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एक और केस देखते हैं इसी तरह। सेकेंड केस हम देख रहे हैं व्हेन v इज ग्रेटर देन u। यहाँ पे हमने क्या देखा, व्हेन u एंड v बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे हमने देखा या देखने जा रहे हैं कि v हमारा u से ज़्यादा है। इस केस में अगर हम इस सेम फॉर्मूले में पुट करके देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। a इक्वल्स टू, अब हम क्या कह रहे हैं कि v की वैल्यू हमारी ज़्यादा है, ये वैल्यू हमारी ज़्यादा है किससे, u से, तो इसके कंपेयर में तो ये लेस ही होगा। ठीक है, और डिवाइड बाय हमने किया t। तो ये बहुत सिंपल सी मैथ है कि किसी ज़्यादा क्वांटिटी में से इसके कंपेयर में कम क्वांटिटी से माइनस करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स रख के हम देखते हैं। मान लीजिए ये 10 है, 10 से लेस कुछ भी रखेंगे, 9, 8, 7 कुछ भी रखेंगे तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। यही चीज़ यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे कि एक्सेलरेशन जो होगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। किस केस में, जब v हमारा u से ज़्यादा होगा। v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी हमारी ज़्यादा निकल रही है इनिशियल वेलोसिटी से तो उस केस में एक्सेलरेशन हमें पॉजिटिव मिलेगा। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी हम कंसीडर कर रहे हैं और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी हम मान के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब एक और केस देखते हैं इसी तरीके से। हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया u और v एक केस में बराबर हैं। एक केस में हमने देखा कि v हमारा u से ज़्यादा है। तो एक आखिरी केस बचता है जिसमें हम मान के चलते हैं कि हमारा जो u है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है
फाइनल वेलोसिटी जो कि v है उससे। ठीक, इस केस के बारे में हम अब स्टडी करते हैं। तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करने जा रहे हैं। क्या, हमें फॉर्मूला पता है a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। अब इस केस में क्या है, हमारा u जो है वो ज़्यादा है और v जो है वो लेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेस माइनस मोर डिवाइड बाय t कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये वैल्यू जो थी इससे कम थी, अब यहाँ पे इसका हम उल्टा करने वाले हैं कि यहाँ पे जो कोई वैल्यू है वो कम होने वाली है। अब इसी एग्जांपल के थ्रू देखें तो अगर ये 10 है और इधर वाली वैल्यू 9, 8, 7 ऐसा कुछ है जो कि 10 से कम ही है, तो इस केस में हर बार हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंपल मैथ है, बिल्कुल 5th क्लास वाली की पॉजिटिव निगेटिव वाली चीज़ें जो हमने सीखी हैं कि बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू मिलती है, और इक्वल चीज़ें माइनस करते हैं हम तो ज़ीरो हमें मिलता है। तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन जो होगा हमें निगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हमने 3 केस देखे, तीनों में देख लिया एक्सेलरेशन कैसे वैरी कर रहा है। अब ज़ीरो एक्सेलरेशन के लिए तो कोई टर्म नहीं है अलग से, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम सिंपली एक्सेलरेशन ही कहते हैं। लेकिन जब एक्सेलरेशन ऐसा निगेटिव आ जाए तो हम निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या, रिटार्डेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी देखा है, जो भी सीखा है, उसे एक बार हम शॉर्ट में कंसाइज वे में रिवाइज करते हैं, क्योंकि एक एक्सेलरेशन थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था। तो एक बार हम शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं। हमने एक्सेलरेशन पढ़ा आज, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी। शॉर्ट में हम अगर लिखना चाहें डेफिनेशन तो क्या था, चेंज इन वेलोसिटी था पर यूनिट टाइम में। इसकी हमने यूनिट देखी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका हमने फॉर्मूला देखा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। इसके बाद हमने ग्राफ देखा जो कि कुछ इस तरीके से था, ये टाइम, ये वेलोसिटी। ये यहाँ से क्या शुरू हुआ, क्योंकि हमें 2 वैल्यू चाहिए थी वेलोसिटी की, हम 0 से नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने यहाँ से शुरू ना करके यहाँ से शुरू किया। फिर इसी में हमने इसका स्लोप कैलकुलेट किया। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, tan थीटा कैलकुलेट किया। इसी को हमने क्या कहा ग्राफिकल वे में कि ये हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने 3 केसेस देखे। 3 केसेस क्या, जब इस फॉर्मूले में u इक्वल्स टू v पुट किया हमने, दूसरी बार v इज़ ग्रेटर देन u पुट किया, और तीसरी बार u इज़ ग्रेटर देन v पुट किया। इस केस में हमने देखा कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। दूसरी बार हमने देखा कि v की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस केस में हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिला, और तीसरे केस में हमें निगेटिव एक्सेलरेशन मिला। इतनी चीज़ें हमने सीखी, और लास्ट में हमने देखा कि ज़ीरो एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए अलग से कोई टर्म्स तो यूज़ नहीं किए जाते, इन्हें सिंपली एक्सेलरेशन ही कहते हैं। लेकिन जब बात आती है निगेटिव एक्सेलरेशन की, तो इसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं और हम कहते हैं
रिटार्डेशन, या इसी को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इतनी चीज़ें आज हमने देखी हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि होगा हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। उनमें कुछ इक्वेशंस हैं, हम वो देखेंगे कि वो इक्वेशन हमें क्या जानकारी दे सकते हैं, उन इक्वेशन से हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि वो कैसे डिराइव किए जा सकते हैं। तो ठीक है, फिर आप इन चीज़ों को पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, और फिर कल हम मिलते हैं अपने अगले कुछ नई चीज़ों के साथ लेके। ओके।